What's up, guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover again. मॉर्निंग में वीडियो आ चुकी है अप्रोक्सीमेट 7 o'clock और नाउ ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। इसके बाद में हम रिवीजन करेंगे कुछ आर्टिकल्स का। इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि प्रीलिम्स के फोकस्ड होंगे और उसके बाद में हम जो मॉर्निंग में क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट हमारा पैटर्न होगा और इसी पैटर्न में हम लोग चलेंगे। और ये वीडियो लगभग ट्राई करूंगा कि 10 साढ़े 10 बजे तक मैक्सिमम आ जाया करे डेली। ओके, आइए अब चलते हैं आगे। ये फर्स्ट न्यूज़ मालवीय मालवीय जी से रिलेटेड न्यूज़ है। हालांकि देखिए ये न्यूज़ व्यूज़ तो कुछ थे नहीं, बस ये आपको जो कार्टून वाला पोर्शन है ये दिखाने के लिए न्यूज़ डाली थी। ये देखिए ये मतलब यूके की पुलिस ने पकड़ लिया है, एज ए मछली की तरह दिखाया गया है। और यहाँ पे इंडियन बैंक है जिनके पैसे लेकर ये भागे हैं। तो ये सब दिखाया गया है यहाँ पे, लेकिन इसमें उनको क्या किया गया, इनको पकड़ा भी गया और तभी रिलीज भी कर दिया गया। देखिए अगर किसी कंट्री से कोई भाग जाता है, मतलब भगोड़ा सिद्ध कर दिया जाता है और दूसरी कंट्री में चला गया, जैसे यूके में चले गए हैं, तो इनके ऊपर जो भी रूल और रेगुलेशन लगेगी अब वहाँ की कंट्री के लगेगी। अब वहाँ से इनको लाना होगा। तो अगर वहाँ की कंट्री के रूल और रेगुलेशन इस तरीके के हैं कि इनको अलाउड किया जा सके तो हम इनको ला सकते हैं, वरना इनको नहीं ला पाएंगे। तो दोनों कंट्रियों के बीच में बहुत ही अच्छा मतलब संबंध होने चाहिए और बहुत ही अच्छी बाइंडिंग रिलेशन होनी चाहिए इन सब चीज़ों से रिलेटेड। उसके बाद ही इस तरीके के डिसीजन लिए जा सकते हैं। और मालवीय जी ही अकेले एक ऐसे इंसान नहीं है, वहाँ पे और भी कई सारे हैं। टाइगर हनीफ हो गए, ये भी मतलब कई सारे मतलब अलग अलग आदमी है जो अलग अलग केस में भागे हुए हैं। तो इस तरीके से ये रवि शंकरन जी हो गए। तो ये कई सारे आदमी है, जी तो लगाना खैर नहीं बनता है इनके नाम के पीछे, पर फिर भी चलो जो भी है, जो करेंगे ये खुद भरेंगे। तो उससे रिलेटेड ये कुछ न्यूज़ है। देखिए अब आगे क्या होता है, बोल बच्चन गिरी चलती रहेगी आगे भी इनके ऊपर, जैसे जैसे न्यूज़ आती रहेगी। देखिए ये वाली सेकंड न्यूज़ है, ठीक है ना। इस न्यूज़ का पेज डालना भूल गया हूँ, पेज डाल दूंगा जब पीडीएफ होगी। तो इसमें क्या है, देखिए नेशनल फ्लैग की रेस्पेक्ट करने के लिए बोला गया। नेशनल फ्लैग और एंथम दोनों की रेस्पेक्ट करने के लिए बोला गया है। और बोला गया है कि ये नेगोशिएबल नहीं है। अगर इस तरीके से इसको मतलब कोई इनकी इंसल्ट करता है या इस तरीके से कोई भी इस तरीके के स्टेप्स लेता है तो बहुत ही ज्यादा उसको दंड दिया जाएगा। तो काइंड ऑफ चीजें अभी किया था। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बोली थी। एक्चुअली ये चीजें है क्या, देखिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। दो चीजें होती हैं, एक तो होता है फंडामेंटल राइट और दूसरा होता है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग से ही डाले गए थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। तो फंडामेंटल राइट पार्ट थर्ड में पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये स्टार्टिंग से ही अवेलेबल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये पार्ट 4A में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई है, और डाली भी बाद में गई है। कब डाली गई है? 1970। याद आ रहा है कुछ? चलिए ब्लैंक, यहाँ ब्लैंक है, इसमें भरिएगा कि कब डाली गई है ये। और इतना बता देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग क्लू देता हूँ, ये इमरजेंसी के टाइम पे डाली गई थी, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग देखिएगा इसको। तो उस टाइम पे ये देखिए पार्ट 4A में डाली गई थी। तो पार्ट 4A में उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके डाली गई थी। और जब भी मैंने आप लोगों को बताया, जैसे 4A लिख दिया, तो जब भी ये कैपिटल लिखते हैं तो इसका मतलब अमेंडमेंट करके कुछ डाला गया है, ठीक है। और दूसरी बात क्या हो गई, देखिए 42nd अमेंडमेंट किया गया था। अब तो याद आ ही गया होगा किस टाइम पे हुआ था शायद। तो 42nd अमेंडमेंट किया गया था। और किस आर्टिकल के तहत डाला गया था इसको? आर्टिकल 51A के तहत हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को डाला गया था। तो देखिए जो राइट्स होते हैं हमारे, जो जिनको फंडामेंटल राइट्स हम बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स के लिए कोई भी आदमी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में मतलब डायरेक्ट कोर्ट में जा सकता है। पर लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती हैं वो हमारे ऊपर ड्यूटीज होती है, मतलब हमको उनको फॉलो करना होता है। जिस तरीके से रेस्पेक्ट करनी है नेशनल फ्लैग की या कोई भी सिंबल की, अपनी हेरिटेज जो होती है उनका भी ख्याल रखना है, इस तरीके की ये ड्यूटीज है सारी, ठीक है। तो ये ड्यूटीज हमको फॉलो करनी होती है। तो इसी तरीके से ये भी एक ड्यूटी बना दी गई थी कि किस तरीके से आप लोगों को मतलब जैसे कि हम वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था। क्या डिसीजन आया था कि अगर किसी भी सिनेमा हॉल में कोई भी मूवी चल रही है, तो ये डिसीजन आया था। तो उसमें क्या बोला गया था कि अगर मूवी चल रही है तो हर एक आदमी को नेशनल एंथम बजाया जाएगा उसमें स्टार्टिंग में, और हर एक आदमी को खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि इसका बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था कि अगर ऐसा क्यों कर रहे हो, ये सिनेमा हॉल में ही क्यों एप्लीकेबल हो रहा है, टीवी टेलीविजन पे क्यों नहीं एप्लीकेबल हो रहा है। तो बहुत सारे इससे रिलेटेड इशू भी निकल के आए थे कि बहुत सारी ऐसी मूवी रहती हैं जो कि एडल्ट मूवी रहती हैं। मान लीजिए जब आर्टिकल हम लोग पढ़ रहे थे, हमने डिस्कस किया था उस टाइम पे कि अगर मान लीजिए कोई सनी लियोनी की मूवी लगी हुई है वहां पे, वो एडल्ट मूवी है और उससे पहले आप नेशनल एंथम बजा रहे हैं, तो उसका क्या मतलब बनता है। तो इस तरीके के भी काफी इश्यूज निकल के आए थे। पर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो ये सही है, अब इसको कंटिन्यू रखो जो बोल दिया गया है। तो ये बातें उस टाइम पे उभर के आ रही थी। पर ये पर ये आर्टिकल अब न्यूज में क्यों आया? देखिए पहले तो कुछ छूट दे दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, तो कुछ कैटेगरी के आते थे इसमें कि जो खुद खुद से खड़ा नहीं हो पाते थे, तो उन आदमियों को क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि इनको खड़ा होने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें कई सारे आदमी और डाल दिए गए जो व्हील चेयर में बैठते हैं, ओटिज्म की बीमारी है, ये सफरिंग हो रहे हैं मतलब किसी भी तरीके से मल्टी डिसेबिलिटी। मतलब ये कुछ इतनी याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि आपको पता होना चाहिए है क्या। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे ये न्यूज आ गई, तो बैकग्राउंड में क्वेश्चन आएगा रिलेटेड टू द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या, चलो बता ही देता हूँ। जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं
वो रिकमेंडेशन जो दी गई थी वो स्वर्ण सिंह जी की कमेटी थी, उनके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी कि फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम पे जब स्वर्ण सिंह कमेटी इसको बोलते हैं, तो स्वर्ण सिंह की जो कमेटी थी उनके द्वारा जब ये रिकमेंडेशन दी गई थी, तब जाके 1970 ब्लैक यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है। ओके, तो फिलिंग द ब्लैंक्स में जो उस टाइम पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, और इसी के चलते हुए इसको क्या बोला गया था, जो ये अमेंडमेंट हुआ था, जो कि 42nd अमेंडमेंट हुआ था, इसको भी याद रखना, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था, क्योंकि इतने सारी चेंजेस इसमें गए गए थे इमरजेंसी के टाइम पे, तो इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया था। ठीक है ना, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं, एसएससी में भी, बैंकिंग में भी और यूपीएससी में भी आ चुके हैं ये सारे क्वेश्चन जो बता रहा हूँ यहाँ पे। चलिए इसके इसके साथ साथ में एक पॉइंट और कवर कर लेता हूँ। देखिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी स्टार्टिंग में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी थी, वो टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। ठीक है, पर लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, एक अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट पता है आपको कौन सा होगा, 86th ऑफ अमेंडमेंट था। कब हुआ था वो, 2002 में। याद रखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फंडामेंटल ड्यूटी बना दी गई थी पेरेंट्स की कि अपने बच्चों को पढ़ाई करानी है। ठीक है ना, कितने से कितने की एज के लिए, 6 से 14 के लिए। तो ये याद रखना, ये सारी चीजें जो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, ये इनसे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जितने यहाँ पे चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखना है। तो ये 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज बनाई गई थी, जिससे पेरेंट्स को मतलब एक तरीके से बता दिया गया था कि आपको जो बच्चे हैं जो 6 से 14 के बीच की उम्र के हैं, तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। देखिए पेज 10 पे ये न्यूज़ है, जो कनाडा के ये आर्मी, मतलब क्या बोलेंगे इसको, वहाँ पे भी यही बोलते हैं वैसे, जैसे हमारे यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर है, तो कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर है ये। ठीक है ना, कितना अच्छा लगता है यार। देखिए हमारे मतलब पंजाबी भाई हैं और वहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर बने हुए हैं। ये देखो किसी कंट्री की डिफेंस जो है वो हमारे हाथ में है, तो कितना सही लगता है ना। तो देखिए कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये अभी हमारे यहाँ पे मतलब हमारी कंट्री में विजिट पे आए हुए हैं। तो बोला क्या गया था, इनको अपोज किया गया है इनका, जैसे ये हमारी कंट्री में है। तो क्या क्यों अपोज किया गया है, अपोज इसलिए किया गया है क्योंकि देखिए 1984 की बात है, जिसमें इंदिरा गांधी जी को गोली मार के हत्या कर दी गई थी। तो उस टाइम पे बहुत सारे आदमी मारे गए थे और बहुत सारे दंगे फसाद हुए थे। तो ये बोला जा रहा था कि इसको जीनोसाइड जीनोसाइड बता दिया गया था इनकी असेंबली में, और एक बिल पास कर दिया गया था जो कनाडा की असेंबली है। तो ये बोल रहे हैं कि यार वो बिल जो पास किया गया था, वो बिल पास किया था, सबसे पहले बात तो प्राइवेट मेंबर बिल था। ठीक है ना, वो किसी मिनिस्टर ने पास नहीं किया था, वो प्राइवेट मेंबर बिल था। और दूसरा था, वो इलेक्शन चल रहे थे, इलेक्शन थे उस टाइम पे आसपास में, लोकल इलेक्शन। तो उनको देखते हुए, वो लोगों को प्रोवोक करने के लिए, अपनी वोट को बचोड़ने के लिए, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू में वो चीजें की गई थी। तो इसलिए उसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे फिर उन्होंने उसकी सफाई दी थोड़ी सी। ये वाली पेज 11 की न्यूज़ है। मास्टर जी हमारे यहाँ पे आए हैं, हाँ मास्टर जी है इनका नाम, ये है एमसी मास्टर। तो एचआरएमसी मास्टर जनरल है ये, पुराने मतलब यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। ये इंडिया की विजिट पे आए हुए हैं। तो देखिए बोला क्या जा रहा है हमारे यहाँ पे, बात किस किस को लेके हो रही है। एक तो हम लोगों ने मॉर्निंग में आर्टिकल बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, मॉर्निंग में वीडियो जरूर देखना, काफी अच्छे अच्छे आर्टिकल थे उसमें। तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था अफगानिस्तान के इशू को लेके, और वेस्ट एशिया, ये कोरिया वाला इशू है जो कि बहुत ज्यादा आज की डेट में न्यूज में बना हुआ है। तो एक तो इनके ऊपर डिस्कशन किया गया इनका। और देखिए आज की डेट में जो इंडिया है, वो एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर बन चुका है यूएसए का। लिमोवा हम लोगों ने सुना था, साइन किया था दोनों के बीच में कि एक दूसरे के पोर्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं शांति प्रिय कामों के लिए, या कहीं पे अर्थक्वेक आ रहा है या मतलब आपदा कोई पड़ी है, तो उसमें हम एक दूसरे के पोर्ट यूज कर सकते हैं। ये भी हमने लिमोवा एक्ट साइन किया था। ठीक है ना, तो ये वो लिमोवा एग्रीमेंट हुआ था। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्रीमेंट हम लोगों के हो चुके हैं। तो एक बहुत ही अच्छे लेवल पे हम लोगों की, एक आप लोग बोल सकते हैं रिलेशन डिफेंस में भी पहुंच चुके हैं। और एनपीडी में भी जो जो एनपीडी भी जो संधि है, उसके में भी मतलब यूएसए हमको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए आज की डेट में यूएसए हमारे बहुत साथ में है। एनपीटी को ले लीजिए, एनएसजी को ले लीजिए, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप या नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, मतलब दोनों को ले लीजिए। तो इसी तरीके से चीजें मतलब आज देखिए अब आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप जी चुन के आए, तो ये इस तरीके की कोई फर्स्ट मिनिस्टर एक हाई लेवल के हमारी कंट्री में आए हैं। तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। ये डिसाइड करेंगे कि आने वाले टाइम में फिर नरेंद्र मोदी जी को बोला जा रहा है कि वो यहाँ की विजिट पे जाएंगे यूएसए की, तो उसको डिसाइड कर हो सकता है कि इसमें उसको भी डिसाइड किया जाए कि वो कब वहां पे जाएंगे। ओके, तो बायलेटरल रिलेशन और रीजनल रिलेशन और सारे डिफेंस और काउंटर टेररिज्म, तो हम सब मिलके इन सब एरिया में काम करते हैं एक दूसरे के साथ में। देखिए पेज 1 पे भी न्यूज़ है, पेज 10 पे भी न्यूज़ है। ये अभी मानसून की फोरकास्ट हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने की गई है। तो उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, आप लोगों को आंसर भी मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने मॉर्निंग में डिस्कस किया था, उसमें बताया गया था कि किस तरीके से इसको फोरकास्ट हमारे यहाँ पे किया जाता है। एक मिनट,
ये रहा। देखिए मॉर्निंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो दो दो तरीके होते हैं। एक तो किया जाता है जैसे कि ओशन में कितनी, ओशन का टेम्परेचर कितना है, एटमॉस्फेयर का क्या है, या मतलब करंट वगैरह कैसी है ओशन की, सीजनल रेनफॉल कितना हो रहा है थोड़ा बहुत उस एरिया में, तो उससे डिसाइड किया जाता है। तो इसको बोलते हैं मानसून मिशन कपल्ड फोरकास्ट सिस्टम, फोरकास्टिंग सिस्टम, ठीक है ना। पर लेकिन दूसरा होता है उसको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड एवरेज के बेस पे वो निकाला जाता है, उसको बोलते हैं फोरकास्ट बेस्ड ऑन द ऑपरेशनल स्टैटिकल, जो कि पुराने स्टैटिक्स होते हैं, तो उसके बेस पे जो निकाला जाता है। दो तरीके हैं जिसके बेस पे फोरकास्ट किया जाता है, तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं दोनों तरीके। तो 90% फोरकास्ट बोला गया कि 90% एक अच्छी वो यहाँ पे अच्छा अब की बार मानसून होने की वो है। देखिए लास्ट ईयर 2 साल जो है 2016 को छोड़ दें अगर, इससे पहला जो हुआ है 15 और 14 में मानसून अच्छा नहीं रहा है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। और एग्रीकल्चर पे अगर इंपैक्ट पड़ता है तो वो हमारे लिए बहुत ही सोचने वाली स्थिति बन जाती है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अच्छी खासी अब की बार मतलब चांसेस लगाए जा रहे हैं कि मानसून जो है अब की बार ठीक ठाक होगी, तो जिसकी वजह से एक प्रॉपर वे में एग्रीकल्चर भी होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है 96 लगाया जा रहा है, ठीक है। तो 96 का फोरकास्ट निकल के आ रहा है ये। और यहाँ पे अगर आप इसमें ग्राफ में देखें तो यहाँ देखिए 2016 में भी अच्छी खासी हुई है, ठीक है। 2016 में भी अच्छी खासी हुई है अगर देखा जाए तो, पर लेकिन 15 और 14 की देखिए बिल्कुल कहानी खत्म थी, तो सूखा बहुत ज्यादा पड़ गया था यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है, देखिए एल नीनो और लानीना दो कॉन्सेप्ट होते हैं जियोग्राफी के, तो आप लोगों को बताना है कौन सा कॉन्सेप्ट इनमें से बेनिफिशियल होता है इंडिया के लिए, ठीक है ना। इंडिया के लिए या वर्ल्ड के लिए, दोनों के लिए बता सकते हैं, और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो कुछ पॉइंट इसके बारे में लिखिए, सर्च करिएगा इसके बारे में थोड़ा सा, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है जियोग्राफी का और बहुत बार पूछा जाता है ये। तो इसके बारे में थोड़ा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग। और देखिए पेज 1 पे भी और पेज 13 पे भी न्यूज है। न्यूज क्या है, जो अभी ये मदर ऑफ ऑल द बम जिसको बोला गया था, मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट, ठीक है ना। तो ये अभी किसने किया था, यूएसए ने अफगानिस्तान पे किया था, नानगर प्रोविनेंस में, जो कि किसके एरिया से कनेक्टेड थी, ये यहाँ पे किया गया था, जो कि पाकिस्तान वाले एरिया से कनेक्टेड थी। तो यहाँ पे ये थोड़ा आप लोगों को याद रखना है, अब इसके बारे में थोड़ा, इससे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थोड़ा याद रख लीजिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पेज 13 पे नहीं है यार, 13 आदमी मारे गए हैं इंडियन, ठीक है ना। पेज 1 पे न्यूज है ये। तो लगभग 13 आदमी से मारे गए, तो इसलिए थोड़ा देखिए जितने मारे गए वो तो यार देखिए क्या बोल सकते हैं उसमें। तो आप लोग थोड़ा याद रखिएगा कि कहाँ से किसने गिराया गया, किस प्रोविंस में गिराया गया, थोड़ा सा न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इंडिया का अब इसमें पार्ट आ गया है। ओके, देखिए पेज 11 पे न्यूज है, नेपाल की प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट है नेपाल की विद्या देवी भंडारी, ये इंडिया की विजिट पे आए हुए हैं। तो इनको एक गार्ड से मतलब वो किया जा रहा है। तो पहले, इससे पहले 2015 में, मतलब जब से ऑफिस इन्होंने ज्वाइन किया तब से ये अभी विजिट पे आ रहे हैं। देखिए इंडिया और नेपाल के रिलेशन बहुत ही एक नाजुक रिलेशन माने जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, इंडिया और नेपाल, जो नेपाल है इंडिया और चाइना के बीच में बफर स्टेट है। तो नेपाल क्या चाहता है, देखिए दोनों में प्रॉब्लम क्या चल रही है। नेपाल हमेशा चाइना कार्ड खेलता है, इंडिया से कहता है कि हमारी हेल्प करो, और अगर इंडिया थोड़ा सा भी ज्यादा अगर अपने उसमें चला जाता है तो क्या करता है, बोलता है इंडिया हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर कर रहा है। एक यहाँ पे जो मधेसी ग्रुप पाए जाते हैं, देखिए मधेसी ग्रुप यहाँ पे पाया जाता है, रोहिंग्या म्यांमार में पाया जाता है, तो ये सिन्हाला श्रीलंका में पाया जाता है। तो इस तरीके के कुछ ग्रुप्स के नाम है ये आप लोगों को याद रखने हैं। कंट्री के मैच करने के लिए आ जाते हैं, यूपीएससी पुराने टाइम में भी आ चुके हैं और एसएससी में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि कौन से एरिया में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो एसएससी और बैंकिंग में डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। तो मधेसी नेपाल, रोहिंग्या म्यांमार और सिन्हाला श्रीलंका, मैप भी देखना है। ये देखिए ये हो गया नेपाल, और यहाँ पे सिन्हाला पाए गए श्रीलंका में, और रोहिंग्या पाए गए यहाँ पे म्यांमार में। तो इसको आप लोग थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए होता क्या है, अगर यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था, नेपाल जो है अगर नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बहुत ही अच्छा है, नेचुरल की मतलब नेचुरल रिसोर्सेज की दृष्टि से, पर उनके पास में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उसको एक अच्छे तरीके से यूज कर सके। तो लेकिन इसीलिए ये क्या रहता है, मैक्सिमम सोचता है कि मुझे टेक्नोलॉजी मिलती रहे और आराम से चीजें सारी होती रहे, और मतलब मेरी वो भी बनी रहे, एक इंडिपेंडेंसी भी बनी रहे। तो मधेसी वाला जो ग्रुप है, प्रोविंस को डिवाइड करने की बात की थी, तो मधेसी वाले ग्रुप ने बहुत सारा प्रोटेस्ट किया है वहां पे। अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शन में चाइना ने पैसे दिए थे इलेक्शन कराने के लिए, तो मधेसी वाले ग्रुप बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो बोल रहे थे, एक तो जो इन्होंने जो प्रोविंस है ना वो गलत तरीके से डिवाइड कर दिए, तो वो बोले उसको सही तरीके से डिवाइड करो जिससे हमको हमारे राइट मिल सके। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना रहे हैं, जो कि 7 बार प्रैक्टिस कर चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, आज तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है। तो इस तरीके के बहुत सारे इश्यूज हैं। देखिए अब क्या बात होगी, क्या तरीके से चीजें सॉर्ट आउट की जाती हैं। तो वो आगे बायलैटरल जो अभी ये विजिट कर रहे हैं, अभी जो इशू होगा वो फिर आर्टिकल भी आएगा, तो उसमें फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे। वैसे हम लोग कर चुके हैं काफी डिस्कस इसके बारे में। पेज 14 पे पेज 19 पे, 19 कहाँ से आ गया यार, ये गलत इतना पेज कर रहा हूँ ना मैं आज की डेट में। इसको चलो सही कर दूंगा यार मैं, ठीक है ना। पेज नंबर पता नहीं कैसे गलत हो जाता है, नंबरों से मेरी दुश्मनी है यार। अब तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए देखूंगा इसको, जब पीडीएफ बनाऊंगा तो सही कर दूंगा। देखिए न्यू सेफ्टी रिजीम लाया जा रहा है ट्राई के द्वारा। ट्राई को बोलते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो फॉर्म हुई थी, ये कब फॉर्म हुई थी, 1997 में फॉर्म हुई थी। और जो इसके चेयरमैन है, चेयरमैन कौन है, आंसर दोगे।
चलो बता ही देता हूँ। चेयरमैन इसके आर.एस. शर्मा इसके चेयरमैन है, ठीक है ना। तो आर.एस. शर्मा जी इसके चेयरमैन है एट प्रेजेंट टाइम में। तो ये अगर इसको ढंग से देखा जाए, ये एक रेगुलेटरी ऑथोरिटी है, ठीक है ना। तो रेगुलेटरी ये रिजीम मतलब रेगुलेटरी रिकमेंडेशन देती है, जिस तरीके से किस तरीके से जो टेलीकॉम वाला सेक्टर है उसको किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है। तो इस तरीके से रेगुलेटरी ऑथोरिटी है एक इंडिया की। और कुछ भी देखिए यहाँ पे अभी क्या किया गया है, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे चल रही है कि जो टेलीकॉम जितने भी है यहाँ पे, मतलब टेलीकॉम वाली जितनी भी कंपनी है, आप सबसे पहले तो आप टेलीकॉम का नाम लेते हैं जियो ही आता है आज की डेट में माइंड में। तो जियो या जितनी भी और भी टेलीकॉम कंपनी है, तो सबसे बड़ी जो बात हो रही है यहाँ पे चल रही है, वो चल रही है प्राइवेसी से रिलेटेड। एक्चुअली हुआ क्या था, हुआ ये था कि व्हाट्सएप जो है, जो कि फेसबुक ने एक्वायर कर लिया है, उसने क्या किया, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी यहाँ पे बंदे थे, क्योंकि व्हाट्सएप में सारी इन्फॉर्मेशन नंबर वगैरह वो किए जाते हैं, तो उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन फेसबुक के साथ में शेयर कर दी। तो एक तरीके से ये इन्होंने ब्रीच कर दिया कि जो राइट होता है प्राइवेसी, उसको ब्रीच कर दिया यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे इसको ये न्यूज में आ रही थी चीजें कि जो राइट होते हैं प्राइवेसी से रिलेटेड और सेफ्टी से रिलेटेड, उनको किस तरीके से मेंटेन रखा जाए, ठीक है ना। और देखिए सबसे एक बात और बताता हूँ आप लोगों को, ये इनको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल आज के डेट में कौन है, मुकुल रोहतगी। इनके बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे बड़ी तो ये बात है, जो अटॉर्नी जनरल होता है वो आर्टिकल किस में आता है, 76 में। इसको याद रखना, ये कई बार पूछा जा सका है। और ये एक ऐसे ऑफिसर्स हैं जो कि बिल्कुल कंप्लीटली प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। प्रेसिडेंट जब चाहे इनको साइड में उठा के साइड में रख सकते हैं कि आपको कल से काम पे नहीं आना है, आपकी मतलब जो आपकी ड्यूटी है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात क्या है, इसको हाईएस्ट लॉ ऑफिसर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से अगर किसी भी कोर्ट में जाना होता है, तो ये उस कोर्ट में जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं पे नहीं जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको भेजती है कि कहीं पे भी अगर कुछ भी काम हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी होती है, तो वो सारी फटकार जो है मुकुल रोहतगी जी खाते हैं जाके। और फिर आके बताते हैं गवर्नमेंट को कि भैया ऐसे ऐसे है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डांटा यार, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा सही से काम करो, बदतमीजी आप करते हो और झेलना मुझे पड़ता है। तो इस तरीके की बातें होती हैं। तो थोड़े इनसे रिलेटेड चीजें याद रखिएगा। प्रेसिडेंट की कंप्लीट प्लेजर पे रहते हैं, जो चीजें डिसाइड करी जाती है वो प्रेसिडेंट जी के द्वारा डिसाइड करी जाती है। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और याद रख लीजिए, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इसकी क्वालिफिकेशन होती है वो इक्विवेलेंट टू सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है, ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर क्वालिफिकेशन होती है, तभी इनको माना जाता है। इसीलिए वरना फिर कोर्ट के डिसीजन सुनने में वरना कौन कैसे जाएगा, समझ में ही नहीं आएगी चीजें अगर किसी ऐसे वैसे आदमी को वहां पे भेजा जाएगा। तो ये बात चल रही है किस तरीके से इसको प्रोटेक्शन किया जाए। और दूसरी बात यहाँ पे चल रही है कि मतलब जो प्राइवेसी होती है किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। और दूसरी बात ये चल रही है, देखिए आप लोग अगर गूगल में कुछ भी सर्च कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपने कुछ भी अच्छी या गंदी चीजें जो भी सर्च करी वहां पे, तो सेकंड टाइम आपने ये यूट्यूब पे भी देखा होगा, अगर कोई वीडियो सर्च कर रहे हैं तो सेकंड टाइम में रिकमेंडेशन में उसी तरीके की वीडियो आने लगेगी। अगर कोई धार्मिक वीडियो सर्च कर रहे हैं तो धार्मिक आएगी, और बाकी की वीडियो जो आप सर्च करते हैं अगर उस तरीके कर रहे हैं तो वो आएगी। अगर पढ़ाई वाली कर रहे हैं तो पढ़ाई वाली आएगी। तो जो रिकमेंडेशन में वीडियो आती है, तो उसके ऊपर भी ये थोड़ी सी बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि राइट टू इरेज और राइट टू फॉरगेट आप कह सकते हैं। तो ये भी यूके में और यूरोपियन यूनियन में और यूएसए में ये राइट है। पर लेकिन ये यहाँ पे अगर देखा जाए, तो अगर गूगल वगैरह हो गए, यूट्यूब वगैरह हो गए, ये इसको भी फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि रिकमेंडेशन में आता है राइट टू फॉरगेट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता ही नहीं है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमने क्या सर्च किया था, ये फिर भी रिकमेंडेशन में देते हैं। तो ये इसका मतलब इनको पता रहता है कि हमारे डॉक्यूमेंट इनके पास में है, ये हमारी आईडी को एक्सेस करते हैं, ये हमारी कई सारी इन्फॉर्मेशन को जानते हैं। तो इसीलिए तो हमको बताते हैं कि आप देखो आपने पहले ही देखा था। तो ये भी इसीलिए भी थोड़ी सी कंसर्न निकल के आ रही है। तो इस तरीके के भी इशू निकल के आ रहे हैं। देखिए इन पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राइट टू फॉरगेट भी कई जगह राइट है। और राइट टू फॉरगेट मतलब अगर रिकमेंडेशन देखे आप लोगों को, अगर आपने कुछ सर्च किया, मान लीजिए कोई वीडियो सर्च करी कोई भी, तो जो वीडियो आपने सर्च करी आपको रिकमेंडेशन में वीडियो बैक में आ रही है, तो वो क्यों आ रही है, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन जानते हैं, आपकी आईडी जानते हैं, आपका नाम जानते हैं, फोन नंबर भी जानते हैं आपका। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इनके हाथ में होती है, इसीलिए फिर आपको ये सजेस्ट करते हैं कि ये वीडियो देखिए, आप आपके लिए ये वीडियो है। तो ये चीजें बोल रहे हैं कि इस तरीके से सजेस्ट करना भी एक तरीके से हमारी प्राइवेसी का हनन है, क्योंकि इनको पता रहता है कि हम क्या सर्च कर रहे हैं। ओके, पेज 12 पे ये न्यूज है। अभी यूके में क्या हुआ है, अभी यूके ने किया क्या है एक्चुअली, देखिए वहां पे अभी रेफरेंडम होने के बाद में ब्रेग्जिट से निकलने की बात चली थी, तो ब्रेग्जिट से निकलने का प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है। तो वहां पे अभी कई साल पहले ही वहां पे अभी गवर्नमेंट जो बनी हुई थी उसने क्या किया, इलेक्शन करने की बात बोल दी। उन्होंने बोला है कि ये जो वहां की प्राइम मिनिस्टर है थेरेसा मे, उन्होंने बोला है कि नई गवर्नमेंट जो आएगी उसी को वही ढंग से चीजों को संभाल पाएगी, क्योंकि जो पुरानी गवर्नमेंट है आज की डेट में वो ढंग से एक तरीके से आप लोग कह नहीं सकते कि पूरा एक उसमें कॉन्फिडेंस में है। तो अगर पूरा प्रोसेस नया हो रहा है, ब्रेग्जिट से बाहर निकलना है, तो फिर से इलेक्शन भी नए होने चाहिए और पूरी चीजें एक जनता के पूरे विश्वास से चीजें स्टार्ट होनी चाहिए। तो ये इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। चलिए आगे न्यूज में आती रहेगी, थोड़ा सा ये बता दें कि आप चीजों से कनेक्ट हो सको। पेज 12 पे न्यूज है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से रिलेटेड है। तो चाइना ने बोला है कि आपको प्रॉब्लम, आपको कोई भी चीज मतलब आपको कोई भी मतलब क्या बोलेंगे, वर्ड बताइए, वर्ड भूल गया यार मैं। चलिए कुछ नहीं, मजाक कर रहा हूँ। कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है
कि जिस तरीके से आप टेंशन ले रहे हैं कि आपके एरिया से होता हुआ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जा रहा है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जा रहा है, पर उसमें आपके वाले एरिया पे कुछ भी कंसर्न नहीं है। आप उस चीज को आप टेंशन में मत रखिए, माइंड से वो टेंशन निकाल दीजिए, क्योंकि देखिए पाकिस्तान को हम हेल्प पहले से ही प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये ऐसा थोड़ी ना कि आज ही हमने पाकिस्तान को हेल्प प्रोवाइड करानी स्टार्ट करी है। तो ये बोल रहे हैं कि आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, और ये बात बोल रहे हैं। तो जो वन रोड वन बेल्ट है, जो मैंने मॉर्निंग में भी आप लोगों को मैप वगैरह में दिखाई थी सारी चीजें अच्छे से, तो देखिए, तो ये क्या बोल रहे हैं कि देखिए अभी यहाँ पे 14 मई को मीटिंग होने जा रही है, समिट होने जा रही है। वहां पे बोला जा रहा है कि देखिए कई सारे आदमी आएंगे, लगभग 28 कंट्री के हेड आएंगे। 28 में रशिया के हो गए, टर्की के हो गए, और श्रीलंका के भी मुझे लग रहा है जाएंगे, और कौन जाएंगे, मतलब बहुत सारे हैं 28 में। अब सारे नाम थोड़ी ना याद रखेंगे। तो 28, हाँ एक तो भूल ही गया, पाकिस्तान वाले फेवरेट वाले तो रह गए। तो पाकिस्तान वाले भैया भी जाएंगे हमारे, तो उनको तो जाना ही है। खैर देखिए, अगर वो नहीं जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो ये सब वहाँ पे जाएंगे। तो इंडिया को भी उन्होंने इनवाइट किया है, और बोला है कि इंडिया नहीं भी आए और आए तो फिर भी उनकी यहाँ पे सीट रिजर्व रहेगी, माना जाएगा कि इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। देखिए यहाँ पे बोला है इन्होंने, इंडियन लीडर विल नॉट बी हियर, इंडिया विल हैव ए रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है ना, और इंडिया को मतलब रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, बिजनेस या फाइनेंस की तरीके से कोई भी आदमी जाएगा तो माना जाएगा यहाँ पे। और देखिए बात क्या बोल रहे हैं, ये है बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार, ये कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर इस तरीके की कोई चीजें बना रहे हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, यहाँ पे ये हो गया चाइना, ये हो गया म्यांमार, और ये हो गया इंडिया, अगर इनको कोई मिला के इस तरीके से कोई चीज हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो फिर भी वो वन बेल्ट वन रोड से तो टच हो ही जाएगा, फिर भी वो उसका पार्ट आ ही जाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि उसका तो पार्ट आप ऑलरेडी हो, तो इसका पार्ट बनने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसको पार्ट तो आप ऑलरेडी हो, और वो तो इसी का पार्ट है एक तरीके से देखा जाए। ये बोल रहे हैं कि विद इन द फ्रेमवर्क, वो विद इन द फ्रेमवर्क वन रेड वन बोल्ट की, उसमें वन रेड वन वन रोड वन बेल्ट। ठीक है, तो ऑलरेडी उसके फ्रेमवर्क में आता है, तो आप ऑलरेडी उसके मेंबर हो, तो फिर इसमें आने में क्या प्रॉब्लम है आपको, इसमें भी आ जाइए। तो बुलावा भेज रहे हैं, चिट्ठी भेज रहे हैं, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला आर्टिकल भी अच्छा खासा आप यूज कर सकते हैं। पेज 14 पे न्यूज है। एक्चुअली होता क्या था, अब तक रेलवे बजट और जो हमारा नॉर्मल बजट है वो एक साथ में जुड़े हुए थे, जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वहाँ पे रेलवे बजट नाम का कोई वर्ड नहीं है, ये अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है कई बार। ठीक है, ये क्या हुआ था, तो देखिए यहाँ पे क्या होता था, रेलवे बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे रेलवे को कुछ फायदा नहीं होता है, पर फिर भी वहाँ पे ट्रेन चलाती है। बॉर्डर एरिया हो गए, या फिर मतलब अन इकोनॉमिक ब्रांच लाइन हो गई, तो इस तरीके की स्ट्रेटेजिक लाइन हो गई, तो वहाँ पे रेलवे प्रोजेक्ट चलाता था। तो वहाँ पे प्रोजेक्ट चलाने के लिए रेलवे को सब्सिडीज दी जाती थी। पर लेकिन अब फाइनेंस मिनिस्ट्री बोली अब कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे तो आपको डिविडेंड हम लोगों को देना पड़ता था, पे करना पड़ता था। अब आपको कोई डिविडेंड ही नहीं देना है, तो आप लोगों को सब्सिडी नहीं दी जाएगी। पर लेकिन बहुत सारी कमेटी ऐसी बैठी हुई है जिन्होंने बताया था, जिन्होंने रिकमेंड किया था कि आप लोगों को सब्सिडी देनी चाहिए, क्योंकि रेलवे को देखिए लॉस होगा, वरना रेलवे को भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। वरना रेलवे को आप एक नॉर्मल डिपार्टमेंट अगर बना के रख दोगे, और जिसमें इतनी ज्यादा हमारी ह्यूज पॉपुलेशन ट्रेवल करती है, तो इसलिए उसको नुकसान उठाना पड़ जाएगा, और फिर से वो मतलब डिप्रेशन आप लोग कह सकते हैं, रेलवे को डिप्रेशन में चली जाएगी रेलवे। तो रेलवे को डिप्रेशन में नहीं रखना है, रेलवे को डिप्रेशन से निकाल के रखना है। तो ये कई सारी रिकमेंडेशन दी गई थी, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री मानने के लिए तैयार नहीं है, और रिकमेंडेशन ये दे रही है, तो उसी के ऊपर मतलब उसी के ऊपर इनकी लड़ाई चल रही है। तो देखिए किससे सॉर्ट आउट किया जाता है। तो हमने कई सारी चीजें डिस्कस की थी। देखिए कैटरिंग की जो फैसिलिटी थी, पहले प्राइवेट वाले हैंडल किया करते थे, लेकिन कैटरिंग की फैसिलिटी भी आज की डेट में कौन हैंडल करता है, आज की डेट में इंडियन रेलवे खुद हैंडल करने लगी है कैटरिंग की फैसिलिटी भी, क्योंकि जो जो प्राइवेट वाले हैंडल करते थे वो अच्छा खाना प्रोवाइड नहीं कराते थे। तो देखिए अब ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं तो कैसा कराएंगे। और हमने एक चीज और डिस्कस की थी, वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है। देखिए जितना भी इनका गार्बेज होता है, तो वो म्यूनसिपैलिटीज हैंडल करती है। तो उससे रिलेटेड हमने डिस्कस किया था कि जिस एरिया में वो स्टेशन रहेगा, उस एरिया की म्यूनसिपैलिटीज जो रहेगी, वो उस एरिया का जो गार्बेज रहेगा ट्रेन से रिलेटेड, वो हैंडल करेगी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। ये दो हमने ऑपरेशन चलाए थे। एक तो पहला ऑपरेशन है ऑपरेशन संकट मोचन। तो ऑपरेशन संकट मोचन में साउथ सूडान से हम लोगों ने आदमियों को निकाला था, जब वहां पे एक गृह युद्ध टाइप की सिचुएशन बन गई थी। तो साउथ सूडान हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था उस दिन। नाइल वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये ऊपर सूडान हो गया, ये नीचे साउथ सूडान हो गया, यहाँ से नाइल रिवर होती हुई जाती थी। हम लोगों ने वो सारी चीजें डिस्कस करी थी। ठीक है, याद आ रहा है कौन सी लेफ्ट वाली व्हाइट नाइल होती है, राइट वाली व्हाइट नाइल होती है? राइट वाली या लेफ्ट वाली, याद आ रहा है? चलिए फिर से देखिएगा, उसके बारे में थोड़ा क्वेश्चन कीजिएगा। लेफ्ट राइट कौन सी होती है, तुम्हारा तुम्हारा लेफ्ट के मेरा लेफ्ट, तो वही, तो आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ से हमारे आदमी को निकाला गया था, तो उस ऑपरेशन को बोला गया था संकट मोचन। नाम याद रखिएगा, एस से संकट मोचन और एस से साउथ सूडान। मतलब तो एस से जो ऑपरेशन चलाया गया, तो थोड़ा उसमें सिंक्रोनाइजेशन बनाने की कोशिश करना। ऑपरेशन राहत, तो ऑपरेशन राहत यमन। यमन मतलब, यमन मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में भी दिखाया था,
ये देखिए यमन हो गया, तो यहाँ से ऑपरेशन राहत चला गया था अपने आदमियों को निकालने के लिए। यहाँ पे भी वार काइंड ऑफ सिचुएशन बनी हुई थी, तो राहत ये मैन मतलब याद रखिएगा, ये मैन इस आदमी को राहत मिल गई जैसे इसको वहां से निकाला गया, तो इसलिए इसको याद रख सकते हैं। ये देखिए एक तो एसएससी टाइप में या बैंकिंग में तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड था, पर लेकिन यूपीएससी में क्या किया जाता है, 3-4 ऑपरेशन का नाम दे देगा, बुला देगा किस कंट्री से रिलेटेड है, इंडिया ने कहां से अपने आदमी को निकाला है, तो इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 3 नाम आपको दिए जा रहे हैं, 3 नाम देखिए, एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रंक, दूसरा लिखा है ई ट्रांस, तीसरा लिखा हुआ है डीप। तो तीनों सबसे पहले तो आप लोगों को ये याद रखना है कि जो तीनों रिलेटेड हैं वो किससे रिलेटेड है, वो मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, ये बताइए एक बार, याद नहीं आया कुछ? तो देखिए जो ये तीनों, पहले तो मतलब यही याद रखना है कि तीनों जो टर्म्स किससे रिलेटेड है, तीनों टर्म रिलेटेड है। पीयूष गोयल जी का नाम देख के तो याद आया होगा यार, नहीं याद आ रहा है अभी है? तो यहाँ पे लिखा तो हुआ है, यहाँ पढ़ लो, पावर कोल, न्यू रिन्यूएबल एनर्जी एंड माइनिंग, ठीक है ना। तो ये मिनिस्ट्री है, तो इस मिनिस्ट्री के अंडर ये तीनों आते हैं। देखो इसका मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि जितनी भी लाइट वगैरह है, जितनी भी एनर्जी है, उसको सेव करने की बात चल रही है। तो यहाँ पे ट्रंक का क्या मतलब है, यहाँ पे ट्रांसमिशन ऐप फॉर द रियल 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 मतलब जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम, जो उस टाइम पे जितनी खपत हो रही है, बाद में नहीं, ठीक है ना। डीप का क्या मतलब है, डिस्कवरी ऑफ इफिशिएंसी, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस, तो कितनी इफिशिएंसी है उसको डिस्कवरी करने के लिए। और ई ट्रांस का क्या मतलब है, ई ट्रांस और या ई बिडिंग इसको बोल सकते हैं, ई रिवर्स भी बोल रहे हैं यहाँ पे। तो टैरिफ बेस्ड कंपटीशन क्या होता है, तो उन सब चीजों को तो सीधा सीधा आप लोगों को याद रखना है, सारी चीजें जो मतलब एनर्जी से रिलेटेड, किस तरीके से एनर्जी को सेव किया जा सकता है, किस तरीके से उसका ट्रांसमिशन होता है, उन सबको मॉनिटर करने के लिए एक प्रॉपर रियल टाइम में इन सबका यूज किया जाता है। तो ये टर्म्स है, डायरेक्ट पूछ ली जाती है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में, इनको याद रखना है आप लोगों को। ओके, एक ये सुगम्य पुस्तकालय, ये भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, फिर से रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है ना, इनके द्वारा एक कैंपेन चला गया था, सुगम्य भारत कैंपेन जो चलाया गया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था, आप लोगों को याद आ रहा होगा, जब मैंने मेट्रो की पटरी भी दिखाई थी कि मेट्रो की पटरी जो येलो वाली होती है वो बिल्कुल गेट के सामने जाके खुलती है, तो वो इस तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आज की डेट में जितनी भी वेबसाइट वगैरह होती है, उन वेबसाइट पे जो भी डेटा रहता है, वो डेटा डाला तो जाता है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, पर लेकिन वो इस तरीके से रहता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी उसको यूज ही नहीं कर सकता है। तो क्या मतलब है ऐसा डेटा वहां पे रखने का, जिस आदमी के लिए डाला गया है, वो आदमी यूज ही नहीं कर पा रहा है। तो ये सारे क्रिटिसिज्म यहाँ पे किए गए थे। तो यहाँ पे जो पुस्तकालय बनाया, सुगम्य पुस्तकालय बनाया गया है, ये पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए बनाया गया है, ऑनलाइन लाइब्रेरी है ये, जिससे पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले जो पर्सन है उसको ऑनलाइन लाइब्रेरी को आराम से यूज करके इंजॉय कर सके, क्योंकि उनको भी कुछ बेचारों को फैसिलिटी देनी चाहिए, तो इसीलिए इस तरीके का ये पुस्तकालय बनाया गया है। तो याद रखना है, और खासकर जो SC ST या पर्सन विद डिसेबिलिटी या नॉर्थ ईस्ट वाले हो गए या वुमेन वगैरह से रिलेटेड जो टॉपिक है, उन पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं यार, तो उन टॉपिक से अगर कोई भी रिलेटेड है तो उनको मत छोड़िए, उनको हमेशा याद रखने की कोशिश कीजिए। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का नाम के बारे में डिस्कस किया गया, जो कि 2015 में लॉन्च की गई थी। वीडियो को पॉज कीजिए, पढ़िए आंसर और क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। आगे चलिए, आगे मैं बता रहा हूँ इसको। देखिए ये क्या बोला गया है कि अवेलेबल किसके लिए है, ओनली नॉन, ओनली जहाँ पे आ जाए समझ जाइएगा कुछ, ओनली नॉन रेजिडेंस इंडियन, ठीक है ना। दूसरा क्या कह रहा है, बोथ नॉन रेजिडेंस और रेजिडेंस इंडियन, और ओनली इंडियन सिटीजन, इनकम विद द सर्टेन थ्रेशोल्ड। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम लोगों को क्या करना था, नॉर्मल बात जो थी, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम क्यों आई थी, वो इसीलिए आई थी क्या कि जो फिजिकल फॉर्म ऑफ द गोल्ड होती है उससे आदमी हट जाए, जो सोना चांदी लेके बप्पी लहरी की तरह लोग वहां घूमते हैं, वो उतना ज्यादा ना खरीदे। क्योंकि देखिए सोना अगर आप लोगों ने एक बार खरीद लिया, उसको ले जाके घर में रख दिया, तो क्या हुआ, आपके पैसे जो हैं, जो नॉर्मल रुपए होते हैं, वो मार्केट में रहते हैं, सर्कुलेशन में रहते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी एक अच्छे लेवल की बनी रहती है। अगर आप पैसा या कोई भी सोना वगैरह घर में ले जाके रख ले रहे हैं खरीद के, तो वो एक यूटिलिटी उसकी खत्म हो जाती है बिल्कुल, वो एक इस तरीके से रखा रहता है, बिल्कुल खराब हो जाता है एक तरीके से, मतलब वैसे खराब नहीं होता है, मतलब मार्केट में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो एक आप लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं रिजर्व चीजें हो गई हैं, और वो एक तरीके से नॉर्मल सा फंडा ही होता है, जब जितनी मार्केट में लिक्विडिटी रहेगी उतना ही ज्यादा फायदा रहेगा। तो उस तरीके से जितना हमारे यहाँ पे सोना मंदिरों में बहुत सारा रहता है, और बहुत सारे घरों में रखा रहता है, एक हमारे यहाँ पे तो इसको कल्चर की तरीके से भी यूज किया जाता है, तो किस तरीके से उस सोने की जगह मतलब ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाई, तो आपको एक मतलब कागज का टुकड़ा दिया जाएगा कि आपका इतना गोल्ड है, बस आपको एक फिजिकल फॉर्म में गोल्ड रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये रहेगा कि हाँ आपका इतना गोल्ड है, और जब आप इसको वापस में गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे तो आपको इसके इक्विवेलेंट गोल्ड भी मिलेगा। तो इसलिए आदमी ने क्या किया, गोल्ड कुछ खरीदना कम करेंगे, तो इससे देखिए बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए मैक्सिमम जो हम बाहर से खरीदते थे, गोल्ड खरीदते थे, तो डॉलर में आता था वो, तो डॉलर में आता, एक तो गोल्ड हो गया, ऊपर से तेल हो गया, तो बहुत ही ज्यादा हमको पे करना पड़ता था उसके हिसाब से, तो हम बहुत ही ज्यादा डेफिसिट में चले जाते थे। तो ओल्ड रेजिडेंट ऑफ इंडियन, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। मुझे आशा है कि आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। देखिए वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए वहीं पे, ठीक है।
आगे देखिए क्या है, विच ऑथोरिटी इंडियन मेंटेन द वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट कौन मेंटेन करता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या लगता है? इसको पोज कर लीजिए आप, उसके बाद में आंसर दीजिएगा। इलेक्शन कमिश्नर के बारे में हमने सारी चीजें डिस्कस की हैं। आर्टिकल कौन से में आता है? 324, याद रखिएगा, इतनी बार रिपीट कर दूंगा, याद करवा दूंगा आप लोगों को सारी चीजें। एक चीज जो हम लोगों ने और डिस्कस करी थी, क्या की थी, किन किन के इलेक्शन करवाता है जो हमारा चीफ इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर होता है? प्रेसिडेंट के कराता है, वाइस प्रेसिडेंट के कराता है, लेजिस्लेटिव असेंबली इनके कराता है, ठीक है ना, और किसके कराता है? मतलब आप कह सकते हैं कि जो नीचे लेवल पे होती है पार्लियामेंट के कराते हैं, तो लेजिस्लेटिव जहां पे काउंसिल है तो उसके भी। तो मतलब क्या हो गया, ये इलेक्शन यहाँ पे कौन कराता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पे कराता है, ठीक है ना। पर लेकिन जो लोकल इलेक्शन होता है, पंचायत वगैरह होते हैं, वो स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर कराते हैं। तो इस चीज को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो कौन तैयार करेगा? तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तैयार करेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए आंसर हो गया इसका। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन रिट्स के ऊपर है। जो रिट्स इशू की जाती है, किस आर्टिकल के अंदर इशू की जाती है? याद आ रहा है कुछ? चलिए यार बता दीजिएगा, इसी बहाने आप सर्च भी कर लोगे। ओ तेरी, लिख दिया होता अभी, ठीक है। कई बार तो पेन चल जाता है। तो जो रिट्स इशू की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? आप पहले पोज के करके क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिए मुझे बोलना ना पड़े, क्वेश्चन का जैसे क्वेश्चन देखते हैं वहीं पे पोज कर लिया कीजिए वीडियो को, और फिर उसका आंसर दिया कीजिए, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको पोज करके आंसर देंगे। तो देखिए जो फर्स्ट, देखिए यहाँ पे जो रीट्स हैं आज की डेट में ओनली दो के पास है ये पावर, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के। पर लेकिन याद रखना है आप लोगों को, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि ये किसी और तक नहीं बढ़ाई जा सकती है। पार्लियामेंट अगर चाहे, पार्लियामेंट के हाथ में ये पावर है कि अगर ये पावर किसी को देना चाहे तो आगे उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को या लोक अदालत को, जिसको भी देना चाहे वो दे सकती है। पार्लियामेंट के हाथ में पावर है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं है, और ना ही नेशनल पुलिस कमीशन में है। नेशनल पुलिस कमीशन तो पुलिस रिफॉर्म के लिए लगाया गया था, और लोक अदालत में भी नहीं है। तो इसलिए क्या हो गया, नन ऑफ द अबव हो गया इसका, ठीक है ना। तो डी आंसर हो गया। तो ये आप लोगों को आंसर देना है यहाँ पे कि किसके अंदर में रिट्स वगैरह आती है, ठीक है। तो ये आप लोगों के क्वेश्चन हो गया। ये वाला फैक्चुअल क्वेश्चन है डायरेक्ट, ये वाला इसका आंसर देखिए क्या हो गया, बांग्ला फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? पोज कीजिए और आंसर दीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर है बी, ठीक है। तो आंसर जो बी है वो गायरो, जो गायरो गायरो ट्राइब्स, ये याद रखिएगा, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में होती है। तो उसके ये क्या होता है, पोस्ट हार्वेस्टिंग मतलब सेलिब्रेट किया जाता है। और सन जो है हमारा, सूरज जो है, उनको थैंक्स बोलने के लिए मतलब एक तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, कि उनको थैंक्स बोलने के लिए कि अच्छी खासी फसल हमारे यहाँ पे करा दिया आपने। और नवंबर में सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा। पोस्ट हार्वेस्टिंग मतलब जब खेती कट लेती है कंप्लीट, उसके बाद में सेलिब्रेट किया जाता है, नवंबर में सेलिब्रेट किया जाता है। और जो भी उस एरिया का हेड होता है मैक्सिमम वो डिसाइड करता है फिक्स ही कि कब से कब तक इसको सेलिब्रेट किया जाना है, मतलब डेट वगैरह, ठीक है ना। वैसे नवंबर में सेलिब्रेट किया जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया से रिलेटेड है। गायरो खासी जयंती, याद है कहाँ पे है? ये तीनों नहीं याद आ रहा है? चलिए क्वेश्चन दीजिएगा, आप लोग सर्च भी कीजिएगा इसी बहाने। ये गारो खासी जयंती तीनों तीनों एरिया है, नॉर्थ ईस्ट में पढ़ते हैं। बताइए कौन से वाले स्टेट में पढ़ते हैं? तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा इसका। इस तरीके से देखिए जितने आंसर क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो तो सही है, इसके साथ में भी कई सारे क्वेश्चन, तो लगभग डेली के हमारे 50 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे अगर आप लोग ढंग से काउंट करें इनको। तो अगर आप लोग प्रॉपर वे में मेरे साथ में मिलकर चलेंगे तो लगभग 50 क्वेश्चन हम लोग डेली कर लेते हैं, मॉर्निंग वाली वीडियो में, इस वाली वीडियो में सारे क्वेश्चन मिला के। ओके, ये नीचे वाला फैक्चुअल क्वेश्चन है, पहले नीचे वाले को देख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे पुअर्टी लाइन की बात कर रहे हैं। तो देखिए इंटरनेशनल पुअर्टी लाइन, वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी जाती है ये, तो ये याद रखिएगा, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी जाती है। पहले जो था $1 के करीब माना जाता था, जिसको $1 मिलता है, उससे ऊपर वाले ठीक ठाक है, नीचे वाले गरीब है। 2008 में क्या कर दिया गया, इसको बढ़ा के $1.25 कर दिया। और 2015 में क्या कर दिया गया, इसको बढ़ा के $1.90 कर दिया। तो लगभग अब $2 है। अगर किसी के पास $2 से नीचे है तो मतलब वो पुअर्टी के अंदर आएगा, और उससे ज्यादा ऊपर वाला, उससे ज्यादा मतलब ठीक ठाक उसकी जिंदगी चल रही है, उसको खाने पीने की ज्यादा किल्लत नहीं है। और जो रिपोर्ट का नाम है, रिपोर्ट का नाम भी आप लोग याद रखिएगा, रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसके नाम से रिपोर्ट आती है, और जो 1990 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना, तब से प्रस्तुत की जा रही है, जिससे कि लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। तो ये वाला इसका आंसर हो गया, याद रखिएगा इसको। ओके, ये वाला आर्टिकल, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये किससे रिलेटेड है, इंडस वाटर ट्री से रिलेटेड है, जो हम न्यूज़पेपर डिस्कशन में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए कॉमन सेंस लगा के आप इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ओनली कॉमन सेंस से, और कुछ नहीं करना है। सारे अगर देखा जाए, पहले तो पोज करके आंसर दीजिए इसका। देखिए सारी चीजें क्या बोले हैं, ट्रीटी डिक्लेयर द इंडिया टू बी द ओनर ऑफ इंडस वाटर, ऐसा है कुछ इंडस वाटर रिसोर्स का ओनर है इंडिया? नहीं। 3 रिवर तो इंडिया के हाथ में है, और 3 रिवर पाकिस्तान के हाथ में है, ठीक है ना। तो 3 के बीच में डिवाइड की गई है, ये आप लोगों को याद रखना है। कौन कौन सी है कमेंट बॉक्स में लिखिए, चलिए रिवर्जन हो जाएगा आप लोग, कमेंट बॉक्स में लिखिए तीनों तीनों रिवर की, कौन सी इंडिया की है, कौन सी पाकिस्तान की है। ट्रीटी बैन पाकिस्तान फॉर कंस्ट्रक्टिंग द एम्बार्कमेंट और द डैम
मतलब कोई डैम वगैरह वो इसको रोक सकता है कि वो कंस्ट्रक्ट ना करे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नीचे अगर कोई रिवर चली जा रही है अगर पाकिस्तान वाले एरिया में, तो कुछ भी कंस्ट्रक्ट करे, उस पर हमको क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो ये भी खत्म है। ठीक है, एज पर द ऑब्टेन वाटर इंडस, जब पाकिस्तान इज ओब्लिगेट कि तो उसको शेयर करनी है इरिगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विद इंडिया। ऐसा कुछ है कि पाकिस्तान ने वहां पे ट्यूबवेल लगाई और वो कह रहा है कि इंडिया वालों को भी थोड़ा पानी ले ले, या इंडिया वालों ने ट्यूबवेल लगा के पाकिस्तान वालों को पानी दे दिया है? अरे काट देंगे एक दूसरे की ट्यूबवेल की तार भैया तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो क्या हो गया आंसर? डी हो गया, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इस तरीके से कॉमन सेंस लगा के आप नॉर्मल, अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन है उसकी और थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप लोग डेली एनालिसिस सुन रहे हैं, तो सारे क्वेश्चनों को करके ले जाएंगे आप लोग आराम से। ओके, देखिए फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है डिफरेंस बिटवीन सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। तो पहले पोज कीजिए वीडियो को और उसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो डिफरेंस देखिए, नॉर्मल वैसा डिफरेंस कुछ नहीं है दोनों के बीच में। जो डिफरेंस है बस वहां पे जो एरिया है, तो किस तरीके से आदमियों को राइट दिए जाते हैं अंदर जाने के या ना जाने के। ठीक है, तो जो सेंचुरीज होती है वहां पे आदमी को राइट ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में इतने राइट नहीं होते हैं। तो कौन सा आंसर हो गया? तो राइट के बेस पे अप्रोच रहती है। तो यहाँ से अगर कुछ भी निकालना है, लाना है, ले जाना है, तो उसको कौन एप्लीकेबल करता है? इसको स्टेट एप्लीकेबल करता है। और यहाँ से अगर कुछ भी करना है, पार्क से नेशनल पार्क लिखा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, तो नेशनल इसको मतलब सेंटर एप्लीकेबल करता है। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है ना, तो कितने एरिया में इंटरफियर करना है, कितने एरिया में इंटरफियर नहीं करना है, उसके बेस पे सेंचुरी और नेशनल पार्क में डिफरेंस किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा और कोई सा भी छोटा हो सकता है। तो वो सारी चीजें आप लोगों को याद नहीं रही, वो सारी चीजें आप लोगों को फोकस करनी है। और नीचे देखिए पोचिंग और हंटिंग के बारे में लिखा है, वो तो कोई से भी अलाउ नहीं करेगा। खुद सोचे इस तरीके के आंसर हो सकते हैं क्या कुछ? ठीक है ना। और मतलब ये सारी चीजें स्टेट, मतलब ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ेंगे याद रखेंगे तो चीजें जब बेटर वे में कर पाएंगे इसको। तो याद रखिएगा, तो राइट जो पीपल का राइट है, तो कहाँ से कितनी लकड़ी उठा सकते हैं, कितना वहां से फल फ्रूट्स ले सकते हैं, वहां से कितना थोड़ा अंदर जाके क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो उसके सॉरी यार, तो उसके बेस पे चीजें होती हैं यहाँ पे। तो ऊपर वाले में कौन हो गया? स्टेट गवर्नमेंट, और यहाँ पे नेशनल बोर्ड ऑफ द वाइल्ड, तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट आप लोग कह सकते हैं डायरेक्ट, अगर ऑप्शन में आए तो। ओके, अब देखिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात चल रही है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है? कि जिसकी हेल्प से प्रोडक्शन किया जाए। पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। ठीक है, हाँ, वैसे नहीं है कि मतलब बस यहाँ पे लड्डू नहीं बट रहे हैं, लड्डू लेने आ रहे हो। ठीक है, आंसर तभी मजा आएगा क्वेश्चनों को सोल्व करने में जब आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, वरना कुछ मतलब नहीं है इनका ऐसे क्वेश्चन। वैसे तो देख वाक के चले जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा उसका। तो पोज करके आंसर दीजिएगा। देखिए क्या बोला है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो भी चीजें यूज होती है किसी चीज को प्रोडक्ट करने में, तो उसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना, तो यहाँ पे बोल रहा है कौन सा आंसर है, तो आंसर दीजिए चलिए। देखिए इसको कितने आसानी से क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर किसी चीज का प्रोडक्शन करना है तो दो चीज तो जरूर रहेगी, एक तो ह्यूमन लेबर और एक लैंड जहाँ पे वो फैक्ट्री वगैरह बनी होगी। अगर आपको पता है, ये दो कॉमन सेंस की बात हो गई, दोनों चीजें होंगी वहां पे। तो जिसमें दोनों चीजें हैं, जिसमें से एक भी नहीं है उसको हटा दो, तो ना तो ये होगा ना ये होगा। तीसरा क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्शन की बात चल रही है यार, यहाँ पे कंज्यूमर गुड कहाँ से आ गया? कंज्यूमर गुड तो हम यहाँ पे बनाना है हमको, ये कह रहे हैं ऑलरेडी अवेलेबल है, तो तीसरा भी गलत हो गया, तो इसलिए तीसरा भी गया। देखिए अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तब भी आपने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। तो इस तरीके से आंसर निकाले जाते हैं, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उन सब चीजों के लिए। तो अब क्वेश्चनों के आंसर देख लीजिए। जो मॉर्निंग में क्वेश्चन पूछा था, इस वाले सी का नाम क्या है? जो ब्लैक सी के ऊपर पड़ता है, क्रीमिया के यहाँ पे पड़ता है, तो इसको बोलते हैं सी ओ अजोव, AZOV। तो सी ऑफ अजोव बोलते हैं इसको। ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पे मेडिटेरियन सी हो गया, ये ब्लैक सी हो गया। फिर मैंने इस वाले का नाम पूछा था, इस वाले का नाम याद आ रहा है? इसका नाम है सी ऑफ एजेन। एजेन की स्पेलिंग क्या होती है? AEGEAN, एजेन। तो सी ऑफ एजेन बोलेंगे उसको। ठीक है ना। तो कहाँ पे पहुंच गया? यहाँ पे। तो सी ऑफ एजेन हो गया। तो तीनों को मिला के यहाँ पे मेडिटेरियन, सी ऑफ एजेन, ब्लैक सी ऑफ अजोव सी। तो इन सारों को मिलाने की बात की थी मैंने। हो सकता है कि नॉर्थ से साउथ और इस तरीके से कुछ चीजें पूछ ली जाए कि इनको लगाओ। ठीक है। उसके अलावा जो क्वेश्चन थे हमारे, ये थे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में क्वेश्चन था। देखिए मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आता है। ठीक है ना। ये आप लोगों को याद रखना है। तो ऑब्जर्वेशन करता है सिस्मोलॉजिस्ट वगैरह ये, या कोई अर्थक्वेक से रिलेटेड, वेदर से रिलेटेड फिनोमेना, और हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी यहाँ पे दे रखा है, यूएन की बॉडी है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। ओके। यहाँ पे इस्लामिक मिलिट्री अलायंस के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था मॉर्निंग में, जब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था इसके बारे में पूरा डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो ये जो एक्टिव, तो ये मिलिट्री अलायंस है। ठीक है ना। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया में, रियाद में। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। मैंने आप लोगों से लोकेशन पूछी थी कहाँ पे पड़ता है। एनके सिंह पैनल के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट के एक्ट के बारे में। तो ये एनके सिंह पैनल हो गया यहाँ पे। ठीक है ना। और ये फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ थी, डेटाज या कुछ, इनको देख लीजिएगा। डेटा है मतलब, तो जो 60 पढ़ा के वो करना है, डिबेट विबेट, वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो ये हो गया आज का डिस्कशन।
कंप्लीट वीडियो आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, तो वीडियो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वो बोलते हैं जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। और अगर कोई सजेशन हो तो सजेशन दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।